नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और ज़बरदस्त आंदोलन की, चिपको आंदोलन। हमने इसकी जानकारी विकिपीडिया और कुछ और स्रोतों से जुटाई जी। है। आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये जो पेड़ों से गले लगकर उन्हें बचाने का तरीका था, ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और क्या आज भी ये उतना ही ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अ, पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, तो देखिए, बात है 1960s और 70s के दशक की। जगह है उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र। उस वक्त ना वहाँ अंग्रेजों के ज़माने की वन नीतियाँ चल रही थी। अच्छा, आज़ादी के बाद भी? हाँ, काफ़ी हद तक। मतलब एक ठेकेदार प्रणाली थी। जंगल बड़े बड़े ठेकेदारों को नीलाम कर दिए जाते थे। और ये ठेकेदार अक्सर बाहर के होते थे, स्थानीय नहीं। तो स्थानीय लोगों का क्या? उन्हें कुछ फायदा नहीं मिलता था अपने ही जंगल से? मिलते थे, वो भी दिहाड़ी पर, बहुत कम मजदूरी पर। मतलब अपने ही संसाधनों से एक तरह की बेदखली महसूस होती थी उन्हें। इसी माहौल में कुछ बदलाव की कोशिश हुई होगी? जी बिल्कुल। यहीं पर 1964 में एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे, चंडी प्रसाद भट्ट जी। उन्होंने दशूली ग्राम स्वराज्य संघ, जिसे डीजीएसएस भी कहते हैं, उसकी स्थापना की। डीजीएसएस, इसका क्या मकसद था? मकसद सीधा था कि जो जंगल के संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल करके स्थानीय लोगों के लिए छोटे उद्योग शुरू किए जाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर बने। सही बात है, अपने ही संसाधनों पर हक। हाँ, और तभी एक और घटना हुई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। 1970 में अलकनंदा नदी में एक बहुत भयानक बाढ़ आई ओहो। और लोगों को ये साफ दिखने लगा कि जो अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं, ये बाढ़ उसी का नतीजा है। भूस्खलन भी बहुत होने लगे थे। इस बाढ़ ने ना पर्यावरण के मुद्दे को सीधे लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया। मतलब खतरा सामने दिखने लगा था। बिल्कुल। और फिर आई वो बात जिसने चिंगारी सुलगा दी। वन विभाग ने डीजीएसएस को खेती के औजार, जैसे हल वगैरह बनाने के लिए, साल में सिर्फ 10 ऐश के पेड़ देने से मना कर दिया। सिर्फ 10 पेड़ मना कर दिया? हाँ, और दूसरी तरफ क्या किया, इलाहाबाद की एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी भी, साइमन कंपनी, उसे टेनिस रैकेट बनाने के लिए 300 ऐश के पेड़ों का ठेका दे दिया। क्या मतलब स्थानीय जरूरतें नजरअंदाज और बाहरी कंपनी को? बस यहीं से लोगों का गुस्सा भड़का। ये तो सीधे सीधे अन्याय था और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। तो पहला टकराव कब हुआ? मार्च 1973 में जब साइमन कंपनी के लोग लकड़ियां काटने गोपेश्वर पहुंचे तो डीजीएसएस ने विरोध किया। लेकिन असली भिड़ंत हुई अप्रैल में मंडल गांव में। मंडल गांव, वहां क्या हुआ? वहां करीब 100 गांव वाले और डीजीएसएस कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। ढोल नगाड़े बजाए, नारे लगाए और लकड़हां रास्ता रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि ठेकेदारों को पीछे हटना पड़ा। ये पहली सीधी जीत थी। गजब। यहीं से हौसला बढ़ा होगा? बहुत ज्यादा। और यहीं से वो चिपको वाला आइडिया भी मजबूत हुआ। कहते हैं भट्ट जी ने पहले एक गढ़वाली शब्द इस्तेमाल किया था, अंगवालवा था। अंगवालवाल था? मतलब गले लगाना। वही बाद में हिंदी में चिपको बन गया। पेड़ों से चिपक जाओ, उन्हें कटने मत दो। लेकिन जो सबसे ज्यादा याद की जाने वाली घटना है, वो तो रेनी गांव की है ना? हाँ, वो तो आंदोलन का चेहरा बन गई। हुआ ये कि जनवरी 1974 में सरकार ने रेनी गांव के पास करीब 2500 पेड़ काटने के लिए नीलाम कर दिए। 2500 पेड़? जी। और फिर आई 25 मार्च 1974 की तारीख। उस दिन एक चाल चली गई। गांव के ज्यादातर मर्दों को और डीजीएसएस के कार्यकर्ताओं को मुआवजे की बातचीत के बहाने चमोली शहर बुला लिया गया, ताकि गांव में पेड़ काटने में कोई रुकावट न हो। बिल्कुल यही प्लान था। जैसे ही मर्द गांव से गए, ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ जंगल पहुंच गए पेड़ काटने। तब गांव में तो सिर्फ महिलाएं और बच्चे रहे होंगे। हाँ, लेकिन तभी एक छोटी लड़की ने यह देख लिया और भागकर गांव की महिला मंगल दल की जो मुखिया थी, गौरा देवी, उन्हें बताया। गौरा देवी? जी। गौरा देवी फौरन 27 और महिलाओं को साथ लेकर जंगल पहुंच गए। लक्कड़हारों ने उन्हें धमकाया, डराने की कोशिश की, लेकिन वो महिलाएं डरी नहीं। उन्होंने क्या किया? वो पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने कहा, इन पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। वो पूरी रात वहीं डटी रहीं, पेड़ों की रखवाली करती रहीं। क्या हिम्मत दिखाई! असाधारण। आसपास के गांव वालों को पता चला तो वो भी आ गए। 4 दिन तक ये सब चला। आखिर में ठेकेदारों को हार माननी पड़ी, वो चले गए। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। इसकी खबर लखनऊ तक पहुंची। तब मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा। उन्होंने एक जांच समिति बनाई और समिति ने गांव वालों के हक में फैसला दिया। यह आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद तो आंदोलन तेजी से फैला होगा। हाँ,
पूरे गढ़वाल में और फिर कुमाऊं में भी। और इसमें महिलाओं का रोल बहुत अहम रहा। वो सिर्फ पेड़ बचाने आगे नहीं आई, बल्कि उन्होंने शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। अच्छा, मतलब सामाजिक सुधार भी जुड़ा था इससे। जी हाँ। और बाद में जब पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ तो उसमें भी महिलाओं ने ही मुख्य भूमिका निभाई। 1977 में तो उन्होंने पेड़ों पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता था, देखिए। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर क्या पड़ा? असर बहुत गहरा पड़ा। 1980 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय क्षेत्रों में व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का बैन लगा दिया। 15 साल का बैन, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता थी ये, और इसके नेताओं को भी पहचान मिली। चंडी प्रसाद भट्टी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी बाद में पद्म विभूषण मिला। लेकिन गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी जैसी अनगिनत महिलाओं का योगदान वो अविस्मरणीय है। सही कहा। ये आंदोलन क्या सिर्फ उत्तराखंड तक ही रहा? नहीं, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ तक कि दक्षिण में कर्नाटक तक। कर्नाटक में 1983 में इसी से प्रेरणा लेकर अपिको आंदोलन शुरू हुआ। अपिको? हाँ, कन्नड़ में अपिको का मतलब भी चिपको जैसा ही है, गले लगाना। चिपको ने दुनिया को ये दिखाया कि पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोगों की चिंता नहीं है। ये गरीबों की, खासकर महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है। ये बहुत जरूरी बात है। और आज क्या स्थिति है? क्या इसकी विरासत जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। इसने जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, पेड़ लगाने जैसे कई प्रैक्टिकल कामों को प्रेरित किया है। पर्यावरण क्षरण के अध्ययन को भी इससे बल मिला। देखिए, 2017 में भी पश्चिम बंगाल में पेड़ बचाने का एक अभियान चिपको से ही प्रेरित था, और 2018 में गूगल ने भी डूडल बनाकर इसे सम्मान दिया था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से चिपको आंदोलन एक मिसाल है। ये दिखाता है जमीनी स्तर पर लोगों की ताकत, अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति, और सबसे बढ़कर पर्यावरण बचाने में महिलाओं की कितनी केंद्रीय भूमिका हो सकती है। इसने ये भी साफ किया कि स्थानीय लोगों की आजीविका उनके पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, जिसे शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। चिपको का जो मूल तरीका था अपने पर्यावरण के अधिकारों के लिए सीधे समुदाय के स्तर पर एक्शन लेना, वो आज के दौर की जो बड़ी बड़ी वैश्विक क्लाइमेट एक्टिविज्म की रणनीतियां हैं, उनसे कैसे मेल खाता है, या उन्हें क्या चुनौती देता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या वो जमीनी जुड़ाव और सीधी कार्रवाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? हाँ, क्या वो मॉडल आज भी उतना ही कारगर हो सकता है, या उसे आज के संदर्भ में ढालने की जरूरत है? इस पर विचार करना जरूरी है।